हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइज, आज दिन 10 दिसंबर का है और एक बहुत ही प्यारी न्यूज आप लोगों के लिए सामने आ चुकी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। आप आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए होंगे, एक हफ्ते की पहले की बात है। मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, उस वीडियो को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। उसके बाद ही हम अपनी गुड न्यूज के ऊपर आगे चलने वाले हैं। चलिए, तो ये गुड न्यूज के पहले इस वीडियो को जरा देख लेते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ सर, आपने कुछ बताया तो था ऐसा। कुछ कमेंट्स भी देखेंगे वीडियोस के नीचे के, है ना, और कुछ बातें भी करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना, एक पर्टिकुलरली मैंने वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग टू मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिगार्डिंग, है ना। तो जैसे हर स्टेट का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ऐसा मध्य प्रदेश का भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको पता ही है कि इंजीनियर्स की हमेशा रिक्रूटमेंट होती रहती है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहां पे आप लोग लाइव देखोगे, काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी देखी हुई। ये देखिए, 4 दिन पहले की वीडियो है, एमपीपीजीसीएल 2025 जूनियर इंजीनियर ऑफिशियल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आउट। तो यहां पर बेटा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि ऑफिशियली एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और करीब करीब 2500 के आसपास वैकेंसीज हैं, इंजीनियर्स के लिए भी, लाइनमैन्स के लिए भी, और कुछ नॉन टेक पोस्ट के लिए भी हमारे पास रिक्रूटमेंट आया हुआ है। बात यहां पर यह थी कि बच्चों का यह कहना था कि सर, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि कब एग्जाम होगा। तो मैंने बोला था कि एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब होता है पहले एक पूरा नोटिफिकेशन बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उसके अंदर वो डेट्स और बाकी चीजें मेंशन करते हैं। आज आपको वेबसाइट के ऊपर और न्यूज़पेपर के अंदर, दोनों के ही अंदर आपके सामने ये परफेक्टली आपके सामने ये आ चुका है ना। और इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखोगे, है ना, तो ये भी मैं दिखा देता हूं आपको कि पूरी तरीके से ये आपके सामने अब एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आप जाकर के आराम से देख सकते हो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को, है ना। और मैं आपके सामने यहाँ पे शो भी कर देता हूं कि ये नोटिफिकेशन बेसिकली आपको यहाँ से कैसे देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भी मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने इसको ओपन भी कर देता हूं यहाँ पे, और सारी डेट्स के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं कि ये क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीजें नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले तो देखते हैं ये नोटिफिकेशन है किस चीज का। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग का। मध्य प्रदेश का बिजली विभाग जो है वो 5 कंपनियों में बटा हुआ है। एक है जनरेशन उत्पादन की कंपनी, एक है संचरण ट्रांसमिशन की कंपनी, और 3 डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, जैसे पश्चिम जोन, पूर्व जोन, और अगर हम बात करते हैं तो मध्य जोन। तो ऐसे करके इन 5 कंपनीज का ये रिक्रूटमेंट है। हाल ही कुछ समय पहले भी ये रिक्रूटमेंट आया था जेई का, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, और फिर वापस ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एक ऐसा रिक्रूटमेंट है, जब मैं जूनियर इंजीनियर की बात करता हूं तो यहां पर इनको असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है, और यहां पर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा एलिजिबल होता है, प्लस आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पे एलिजिबल होते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा या बीटेक के ही स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल हैं। बात ये आती है कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें, जरा ये बता दो। तो पहले तो ये 9 तारीख को हो गया रिलीज कल, ठीक है, 9 दिसंबर की डेट में आप देख सकते हो, है ना, विज्ञप्ति। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या क्या पोस्ट निकली हुई है, जरा उनके बारे में बता देता हूं। तो कुछ पोस्ट तो निकली हुई है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की, है ना, मतलब ये एक तरीके से ऑफिशियल पोस्ट है। ये 818 पोस्ट निकली हुई है, और इसमें कोई भी ग्रेजुएट अपना फॉर्म भर सकता है, नॉन टेक्निकल का पेपर होगा। अब हम हमारी इंजीनियर्स वाली बातें कर लेते हैं। तो इंजीनियर्स वाली जब हम बात करने जाएंगे तो इंजीनियर्स वाली बात में सबसे पहले आता है लाइन परिचालक। लाइन परिचालक मतलब होता है लाइनमैन या लाइन अटेंडेंट, जिसकी काफी लंबे समय से करीब करीब 12 साल से वैकेंसीज वैकेंट थी, और ये 1196 वैकेंसी निकली है आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, जो कि काफी सारे समय से वेट कर रहे थे। इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ पोस्ट जनरेशन में निकली जिसका नाम है सुरक्षा उप निरीक्षक। तो 7 पोस्ट यहां पे सुरक्षा की निकली है, सेफ्टी ऑफिसर्स की निकली हुई है। फिर चलते हैं अपन लोग जूनियर इंजीनियर्स पे। तो जूनियर इंजीनियर में सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता बोला जाता है। संयंत्र में यानी कि मैकेनिकल में 14 पोस्ट निकली हुई है। मैकेनिकल में थोड़ी सी कम है, रीजन भी बता देता हूं क्या रीजन है। रीजन ये कि मैकेनिकल की जो पोस्ट होती है वो सिर्फ जनरेशन के लिए होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में मैकेनिकल का कोई काम नहीं होता, ट्रांसमिशन में मैकेनिकल का कोई काम नहीं होता, सिमिलरली सिविल का भी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम मैकेनिकल सिविल की वैकेंसीज कमी होती है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की भी। सिविल की बात करते हैं तो सिविल की फिर भी थोड़ी ठीक ठीक है, मतलब पिछली बार से तो काफी ज्यादा हो गई है। तो इस बार सिविल की टोटल 30 पोस्ट अवेलेबल है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसको जूनियर इंजीनियर भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रांसमिशन में भी निकली है, जनरेशन में भी निकली है, डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 237 पोस्ट निकली है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा पोस्ट हैं। तो भाई पिछले बार ये रिक्रूटमेंट हुआ, आपको पता है, मैं खुद भी ये एग्जामिनेशन, अच्छा कोई बच्चा पहली बार सुन रहा है तो बता देता हूं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और इस कंपनी के मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में पिछले 11-12 सालों से मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कब ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, कब ये पेपर लेते हैं, कब क्या हो सकता है, कब कैसी चीजें होती हैं। मैं खुद भी इसके अंदर 2-2 बार सिलेक्टेड हूं। साल 2014 में भी सिलेक्ट हुआ था, और अभी रिसेंटली इसके पहले वाला जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें भी मैं एमपीपीसीएल में जेई में
इंदौर डिवीजन के अंदर सिलेक्टेड हूं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता सकता हूं यहां पे कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को रखना है और किस तरीके से करना है, और आप यकीन मानिए आपको वेल एंड फाइन मैनर से करवाने वाला हूं। जैसे कि एक तैयारी होती है, जब सबसे पहले बच्चा सोचता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा लो, तो आपको मैं बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर कितने ही पेपर हमारे पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में कितने, मैकेनिकल में कितने, सिविल में कितने। ऐसा नहीं है कि एक महीने तक प्रीवियस ईयर पेपर ही करते रह गए तो पागल हो जाओगे। तो इसीलिए पता होना चाहिए पहले से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है ही कितने। ठीक है, क्योंकि देखो 14 में रिक्रूटमेंट हुआ था, उसका ऑफलाइन पेपर है, किसी के पास अवेलेबल नहीं जब मैं सिलेक्ट हुआ था। 15 में फिर ये ऑनलाइन आ गए थे, एक पेपर अवेलेबल है। फिर ये 17 के 3 पेपर अवेलेबल है, 18 का एक पेपर अवेलेबल है। उसके बाद फिर 19 कोविड के बाद से तो कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ था, लास्ट टाइम एक रिक्रूटमेंट हुआ था, एक वो पेपर अवेलेबल है। तो गिने चुने 5-6 प्रीवियस ईयर पेपर ही अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल में। सिविल में सिर्फ और सिर्फ 2 अवेलेबल है, और मैकेनिकल में सिर्फ और सिर्फ 2 अवेलेबल है। तो कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि मैकेनिकल के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, सिविल के लगा लो, 2 ही अवेलेबल है, क्योंकि पिछले 10 साल में 2 ही बार रिक्रूटमेंट हुआ। हाँ, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए 5 से 6 पेपर मिलेंगे, जो कि मैं आपको खुद ही सॉल्व करवाऊंगा। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम का सिलेबस कैसा रहता है, तो वो भी बता देता हूं। 100 क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके प्योर टेक्निकल के होते हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं। 25 जो क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं उसमें 5 नंबर की एप्टीट्यूड, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड जीके, जैसे जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जीके होता है। फिर 5 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं आपके इंग्लिश से रिलेटेड, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली आपके जीके से रिलेटेड। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये मामला जमता है, टोटल 25 नंबर का। कितनी कट ऑफ जाती है डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ शिफ्ट पे, डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। ऐसे नहीं बता सकते कि कितनी कट ऑफ जाती है। अगर पूछोगे लास्ट टाइम कितनी गई थी, तो अभी कुछ ही देर में आपको एक आध यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, है ना, क्योंकि अभी ये वीडियो मैंने बनाई ली है, तो अब इसके बाद तो वीडियो मिलनी है, तो कुछ वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि पिछले साल तो कट ऑफ 91 के ऊपर गया था। तो मैं आपको खुद भी बता देता हूं कि पिछले बार कट ऑफ 91 के ऊपर गया था किसी कारणवश। कारण ये था 100 में से, बता देता हूं क्यों। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसमें से एक शिफ्ट ऐसी थी जिसका पेपर थोड़ा लेंदी था, तो वहां पे जिन बच्चों ने 70-75 क्वेश्चन भी सही करे थे, वो नॉर्मलाइज होकर के 90 हो गए थे। लेकिन 2 शिफ्ट बहुत इजी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम उस शिफ्ट के बच्चों ने 85 ऊपर क्रॉस कर लिए थे, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा था, बट ऐसा नेगेटिव इमेज अपने अंदर लेके नहीं चलना है कि 91 के ऊपर ही नंबर लाने पड़ते हैं। ऐसी वीडियो आपको मिल सकती है यूट्यूब पर, मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, चीजों को बहुत पॉजिटिव वे में लेके चलता हूं। 237 सीट अवेलेबल है, उन्हें भी 237 लोगों की जरूरत है इलेक्ट्रिकल में, 30 सिविल में जरूरत है ना, 14 मैकेनिकल में। तो इतने लोग मिल जाएं उनको, उनका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो फालतू की बातों में मैं बिलीव नहीं रखूंगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाऊंगा। ठीक है, मार्च तक आप लोगों को दिन रात एक कर दूंगा पढ़ाने में, और यही कोशिश करूंगा कि पूरे 237 बच्चे इलेक्ट्रिकल के, सभी को मैं ही पढ़ाने वाला हूं, पूरे 237 बच्चे इलेक्ट्रिकल के अपनी अपनी जगह पे सिलेक्ट हो जाएं, जैसा कि पिछली बार भी हुए थे। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ना, अब इसके बाद की बात आ जाती है। तो इसके बाद की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसके बाद कुछ और पोस्ट भी अवेलेबल है मैकेनिकल के लिए, जो कि जेई के लिए नहीं है। ये हमारी सहायक संयंत्र होती है, प्लांट अटेंडेंट, ये आईटीआई वालों के लिए एलिजिबल, आईटीआई वालों के लिए होती है। ठीक है, और भी कुछ अलग अलग तरीके का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी कुछ कुछ पोस्ट हैं, स्टाफ नर्स, ऐसे करके बहुत लंबा है। लेकिन बात यह आती है कि सर इसका पेपर कब तक हो जाएगा, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, 3 काम हो सकते हैं। आज आप ये देखोगे कि नोटिफिकेशन आया, आज 10 दिसंबर है, दिसंबर का महीना आपके पास अवेलेबल है, जनवरी का महीना आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हमेशा से एमपीपीजीसीएल का ये आदत रहा है पिछले 10 साल में कि एग्जाम कंडक्ट करवाने में ये कभी भी ज्यादा देरी नहीं करते, तुरंत एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और तुरंत रिजल्ट भी देते हैं। इवन रिजल्ट देने में भी ज्यादा देरी नहीं करते, रिजल्ट देने के बाद ये डीवी कराने में भी ज्यादा देरी नहीं करते, और डीवी कराने के बाद ये ज्वाइनिंग देने में भी ज्यादा देरी नहीं करते, सीधे बोल देते हैं 10 दिन में आ जाना। तो इनकी प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी तेज होती है, और आज से नहीं है, शुरुआत से, है ना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बात मैं हमेशा से बोलता हूं, इनकी प्रोसेस थोड़ी तेज, इनकी प्रोसेस थोड़ी तेज है, तो शुरुआत से बेटा पहले से पढ़ने लग जाओ। लेकिन बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, इस बात को प्रॉपर तरीके से हजम नहीं कर पाते, वो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं, और फिर एकदम से जब एग्जाम फॉर्म चला जाता है, उसके 15-20 दिन बाद एक नोटिस आता है कि पेपर इतनी तारीख को है, तब घबराते हैं कि सर इतनी जल्दी पेपर कैसे करा सकते हैं। तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि भाई ये लोग कराते हैं तो कराते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें मैं कोई दौरा नहीं है। अभी मैं आपको यह भी बता दूंगा कि पेपर कब तक हो सकता है। ठीक है, और जो बच्चों को ये लग रहा था कि सर हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपको दिखा देता हूं। आपने कुछ भी किया हो, डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से, अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ये तो छोड़ो, ये हो गया, है ना। आपको तो कुल मिला के मतलब है किससे, डिग्री और डिप्लोमा से ना। हाँ, तो डिग्री और डिप्लोमा से मतलब है, तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सभी एलिजिबल होते हैं।
इसके बाद ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट भी अच्छी खासी दी जाती है यहां पर। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट बहुत ही अच्छी खासी दी जाती है यहां पर। पहली एज लिमिट हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए 40 के आसपास रहती है। उसके बाद जो एमपी की फीमेल्स हैं उनके लिए 45 है, और उसके बाद एमपी के जो मेल्स हैं उनके लिए 45 है। अदर स्टेट वालों के लिए 40 रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इसके बाद। उसके बाद ये कुछ बातें हैं जो कि डेट्स हैं। अब आ जाते हैं यहां पर बाकी के बारे में। तो भैया ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म होने की जो तिथि है वो 24 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप करवाएंगे। उसके बाद 20-23 तारीख तक आप जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो। मतलब मोटा मोटा इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। मतलब दिसंबर में पेपर नहीं है, जनवरी में पेपर नहीं है। अब पेपर कब हो सकता है तो मैं आपको बताता हूं। मोटा मोटा ये जो पेपर है आपका, ये कभी कहीं हद तक मार्च के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो यार अपने पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने पूरे पूरे हैं। मिनिमम मार्च में पेपर जाएगा। ठीक है, 3 महीने में रगड़ के तैयारी कर लेते हैं। 15 मार्च के ऊपर कभी भी पेपर देखने को मिल सकता है। अप्रैल में हो तो और अच्छी बात है, 1 महीना मिल जाएगा। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्लॉटिंग करनी है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। कैसे आपको अपने सब्जेक्ट्स तैयार करना है, कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करना है, कैसे हम रिवीजन करेंगे और कैसे हम सारे सब्जेक्ट्स को थ्योरेटिकल वाइज पढ़ेंगे, उसके लिए कौन सा बैच अवेलेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरी अगली वीडियो के अंदर मिलेगी। चैनल पे बस बने रहिए, प्रॉपर तरीके से चीजों को करते रहिए। डेली यूट्यूब सेशन भी लिया करूंगा, पेड क्लासेस भी रहेंगी, हर चीज प्रॉपर होंगी। बस एक ही मुद्दा है, ठीक है, कैसे भी करके सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होना है। 237 पोस्ट, इट इज नॉट लेस, कहीं से भी कहीं तक कम पोस्ट नहीं है। आराम से अच्छी खासी पोस्ट है, आग लगा देंगे, बस आपको यही बोलता हूं। ठीक है, चलिए मिलके आग लगा देंगे, बस इतना ही बोलूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।